नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी एरिस्टोटल की सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हम थियोरी ऑफ स्लेवरी और थियोरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ स्लेवरी की। स्लेवरी के बारे में एरिस्टोटल के जो विचार थे उनको हमें पढ़ना है। तो देखिए, एरिस्टोटल ये मानते थे कि स्लेवरी जो है ना वो यूजफुल है और नेचुरल भी है। यूजफुल किन के लिए है? यूजफुल है स्लेव्स के लिए, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशन था जो कि प्रैक्टिस किया जाता था एंशंट ग्रीस के अंदर। दास प्रथा, आपको पता ही होगा स्लेवरी का मतलब दास प्रथा बोला जाता है ना, दास बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। उन्होंने कहा था स्लेवरी जो है वो यूजफुल है, स्लेवरी नेचुरल है, क्योंकि नेचर ने इंसान को दो तरीके से बनाया है। एरिस्टोटल का मानना था कि नेचर ने दो टाइप के इंसान को बनाया है, एक होते हैं स्लेव बाय नेचर और दूसरे होते हैं मास्टर बाय नेचर। एक तो दास होते हैं और दूसरे उनके मास्टर होते हैं, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। अब एरिस्टोटल ने डिफरेंस क्रिएट किया कि एक तो नेचुरल स्लेव है और दूसरे होते हैं लीगल स्लेव। लीगल स्लेव वो होते हैं जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, यानी कि लड़ाई के समय में जो कैदी बंदी बनाए जाते हैं उनको लीगल स्लेव माना। तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो नेचुरल स्लेव्स के लिए है, ना कि लीगल स्लेव्स के लिए। इस चीज को आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, मास्टर्स के पास दो क्वालिटीज होती हैं। पहला, उनके पास रीजन होता है, दूसरा उनके पास करेज होता है। तो ये कैपेसिटी से, इन कैपेसिटीज की वजह से वो एक रैशनल डिसीजन ले पाते हैं, जबकि स्लेव्स के पास ना तो रीजन है ना करेज है। वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर कि वो उनका डिसीजन ले। ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। तो उन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है ना वो यूजफुल है इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि स्लेव्स जो हैं वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। ये मास्टर के लिए भी अच्छा है और स्लेव्स के लिए भी अच्छा है, और ऐसा हम मानते हैं कि दोनों के लिए अच्छा है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो स्लेव है किसी मास्टर का, आप ध्यान से समझिए, एक मास्टर है उसका कोई स्लेव है, तो स्लेव जो है वो मास्टर का काम करेगा सारा, और मास्टर अपना माइंड दे पाएगा किसके लिए? स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए एरिस्टोटल का मानना था कि मास्टर अच्छा कार्य करेगा तो इट इज गुड फॉर स्लेव्स। दूसरा क्या था भाई? मास्टर के लिए अच्छा, क्योंकि मास्टर ढंग से काम कर पा रहा है स्लेव स्टेट के लिए, और इसके साथ साथ मास्टर के पास टाइम है कि वो अपना वर्च्यू भी डेवलप कर पा रहा है, ज्ञान को भी अर्जित कर पा रहा है सही मायने में। तो मास्टर जो है वो हमेशा स्लेव को अच्छे से ट्रीट करेगा, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा किस में लग रहा है? फिर स्टेट में और अपने ज्ञान को डेवलप करने के लिए। अब एरिस्टोटल ने कहा इट इज गुड फॉर स्लेव ऑल्सो। अब स्लेव्स के लिए कैसे अच्छा है? तो एरिस्टोटल का ये मानना था कि स्लेव कैन नॉट लिव विदाउट मास्टर, क्योंकि स्लेव के अंदर रीजन और करेज नहीं है, तो ये बिना मास्टर के रह नहीं सकता। अब ये क्या करेगा? अगर मास्टर अच्छा होगा, गुड मास्टर होगा, तो स्लेव भी अपना वर्च्यू डेवलप कर पाएगा और रीजन करेज को डेवलप कर पाएगा, और स्लेव की कैटेगरी से अपलिफ्ट होके वो मास्टर बन जाएगा। तो स्लेव की कैटेगरी से वो अपलिफ्ट होके वो मास्टर बन जाएगा, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। और स्टेट के लिए अच्छा है ही, क्योंकि मास्टर ज्यादा टाइम डिवोट कर पाएंगे स्टेट की सर्विस में। अब देखिए, ये तो थी एरिस्टोटल की थ्योरी जो मैंने आपको बताई। अब इसमें क्रिटिकली इवेल्युएशन क्या होता है? देखिए भाई, स्लेवरी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। हम किसी भी मायने में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। चाहे आप उसको कितना भी यूजफुल बता लो, आप स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसमें इमैनुअल कैंट का एक कोट है कि ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड नो वन ऑट टू बी ट्रीटेड एज मीन टू एन एंड। ये इमैनुअल कैंट का एक कोट है जो कि आपको पता होना चाहिए, आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, नो वन ऑट टू बी ट्रीटेड एज मीन टू एन एंड। स्लेवरी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर हम एरिस्टोटल के ये व्यू नहीं नकार सकते कि एरिस्टोटल ने भी कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास के अंदर, यानी कि मास्टर क्लास के अंदर, करेज और रीजन को डोमिनेंट माना है, कि ये दो मुख्य एट्रीब्यूट हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। जो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के थॉट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूटी है। तो ये थी एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी जो मैंने आपको बताई। अब आता है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखिए एरिस्टोटल का एक बहुत फेमस कोट आता है यहाँ पे, और ये कोट बहुत काम आएगा आपके आंसर राइटिंग में। सीधा आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली। एक तरह से ये न्यायपूर्ण नहीं है कि जब आप इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का स्कोर 100 मार्क्स आया है, दूसरे का भी 100 मार्क्स आया है, तो आप उन दोनों को अनइक्वल ट्रीट करोगे तो ये न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय है एक प्रकार का। और समान रूप से ही अन्याय है अगर आप अनइक्वल को इक्वली ट्रीट करोगे, यानी कि आप 90 नंबर वाले को और 100 नंबर वाले को इक्वली ट्रीट करोगे तो भी ये अन्याय है। ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस में हम बात करेंगे। देखिए, दो प्रकार के जस्टिस होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी और दूसरा होता है रेक्टिफैक्टरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव से नाम से ही पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर बात आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो, जैसे रिसोर्सेज का, इंस्टीट्यूशंस का, पोजीशन का, ऑनर का, पावर का, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। दूसरा होता है रेक्टिफैक्टरी। रेक्टिफैक्टरी डील करता है कोर्ट सिस्टम से, कोर्ट से, ठीक है, ये कोर्ट से डील करता है। इसमें हम प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं, कंपनसेशन, इंजरी, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द क्राइम, यहां पे जस्टिस की बात होती है। तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको प्रोपोर्शनेट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन पे वर्क करती है और मेनली डील करती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से। तो चलिए हम देखते हैं। एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, जैसा मैंने बताया, इसलिए उनकी जस्टिस की थ्योरी को प्रोपोर्शनेट थ्योरी ऑफ जस्टिस बोला गया। एरिस्टोटल का मानना क्या था कि अवार्ड्स एंड ऑनर शुड बी प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी एंड एरिस्टोटल डज नॉट रिकमेंड ट्रीट ऑल वर्क इक्वली। इन्होंने ये कहा कि अवार्ड्स एंड ऑनर है जो स्टेट देता है, किसी भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है, वो व्यक्ति का क्या समाज में कंट्रीब्यूशन रहा है वो देख के हमें देना चाहिए। हम सभी कार्यों को इक्वल नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने कोरोना के टाइम पे एक वैक्सीन बनाई जो कि काफी डिफिकल्ट काम था, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो एक नॉर्मल सा काम कर रहा था कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबिलिटी का कि कैसे कराएं। तो ज्यादा तवज्जो वैक्सीन वाले को देना चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। वो सभी कार्यों को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। एरिस्टोटल की थ्योरी डील करती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आता है डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब कि विधायिका जो है उसके कार्यभार के अंदर ही आता है। पब्लिक पॉलिसीज से कि कैसे हम गुड्स का एलोकेशन करेंगे, ऑनर्स का, अवार्ड्स का, ऑफिसेज का, रिसोर्सेज का, इन सब से डील करती है। एरिस्टोटल ने दो प्रिंसिपल दिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। पहला, टू पर्सन्स पॉजिंग इक्वल मेरिट शुड बी रिवॉर्डेड इक्वली। अगर इक्वल मेरिट है तो इक्वल रिवॉर्ड करो। और इट रिकमेंड दैट स्टेट शुड नॉट ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। एरिस्टोटल ने कहा अनइक्वल को इक्वली ट्रीट मत करो, मतलब कम नंबर है किसी के, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, तो उसको आप ज्यादा नंबर वालों के इक्वल ट्रीट मत करो। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं एरिस्टोटल बिलीव करते थे कंसेप्ट ऑफ मेरिट में। और यहां हमें लिंकेज भी देखने को मिलती है कि उनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी में और थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि फंक्शन ऑफ मास्टर एंड स्लेव टू बी डिफरेंट। ऐसा एरिस्टोटल का मानना था ना कि फंक्शन ऑफ मास्टर एंड स्लेव्स टू बी डिफरेंट। तो यही चीज हमें यहां देखने को मिलती है कि एरिस्टोटल ने कैसे एक कंटिन्यूटी दिखाई थ्योरी ऑफ स्लेवरी में और थ्योरी ऑफ जस्टिस में। तो साथियों, आज की इस क्लास के अंदर इतना ही था। हमने दोनों थ्योरीज को डिस्कस किया, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अब एक क्लास और बचती है जिसमें थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन की बात आती है। मैं फिर भी आपको एक चीज बता देता हूं, जो अनइक्वल इक्वल ट्रीट की बात थी, यहां पे एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर आप इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट करोगे, इफ यू ट्रीट इक्वल अनइक्वली, तो यहां पे क्या होगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। फिर स्टेट के अंदर लोग राज्य के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, इससे क्रांति आएगी। तो थ्योरी ऑफ जो रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिंक है। मैं आपको एक चीज अगर एक छोटे शब्दों में बताऊं, यहीं से ही वो शुरुआत हुई थी कि अगर इक्वल को अनइक्वली ट्रीट कर दिया, अनइक्वल को इक्वल ट्रीट कर दे तो क्या होगा, तो इससे रेवोल्यूशन आएगी। ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथियों, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं छोटी वीडियो डालूं ताकि आप जल्द से जल्द
थोड़े समय में सिर्फ मेन पॉइंट को आप कवर कर पाएं। जो कंसेप्ट क्लैरिटी का पॉइंट है ना, वो मेरा मुख्य दायित्व है यहाँ पे कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाता चलूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इससे नेक्स्ट क्लास में हम एरिस्टोटल को पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद हम मैकियावेली को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।